हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 12 जुलाई, दिन शुक्रवार और हिंदी तिथि सप्तमी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और पहला बड़ा अपडेट है, पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बैठक कर आम बजट के संदर्भ में उनकी राय जानेंगे। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से आम बजट के प्रावधानों के जरिए विकसित भारत का रोड मैप तैयार करने, निवेश हासिल करने के लिए आर्थिक सुधार की रफ्तार तेज करने और मध्य निम्न मध्य वर्ग को राहत देने के उपायों पर बातचीत होगी। 23 जुलाई को बजट पेश होगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के बाद भारत में दुनिया का सबसे ताकतवर Su-30 फाइटर जेट महाराष्ट्र के नासिक में तैयार किया जाएगा। यह विमान हवा से हवा में और जमीन पर टारगेट भेदने में सक्षम है। इसमें एक बार में 14 अलग-अलग हथियार लगाए जा सकते हैं। रूस के सहयोग से बने ये जेट्स भारत से दुनिया भर में निर्यात किए जाएंगे, जिससे भारतीय हथियारों की वैश्विक मांग बढ़ेगी। और वहीं सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता जताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा कर लोगों की तकलीफ सुनने और शांति की अपील करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं पीएम से अनुरोध करता हूं कि वे 1 से 2 दिन का समय निकालकर मणिपुर के लोगों की बात सुने। राहुल ने अपने मणिपुर दौरे को लेकर कहा कि प्रदेश आज भी 2 टुकड़ों में बंटा हुआ है, घर जल रहे हैं और मासूम जिंदगियां खतरे में हैं। और वहीं एनपीसीआई जल्द ही यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी सुविधा लाने वाला है। नई सुविधा शुरू होने के बाद आपका यूपीआई अकाउंट क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा, जहां ग्राहक खाते में पैसा न होने पर ही आराम से यूपीआई भुगतान कर सकेगा। ग्राहक को उसके सिबिल स्कोर के हिसाब से क्रेडिट लाइन मिलेगी। इस क्रेडिट का इस्तेमाल सिर्फ मर्चेंट के पास किया जा सकेगा और इसके एवज में बैंक ब्याज भी वसूलेंगे। और वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर और राजद नेता तेजस्वी यादव के बीच तनातनी बढ़ गई है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को 9वीं फेल और अनपढ़ कहा, साथ ही राजद को अपराधियों का कुनबा बताया है। उन्होंने कहा कि राजद ने बिहार को बालू और शराब माफिया का केंद्र बना दिया है। चुनावी एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रशांत किशोर राजद को निशाना बनाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। नेक्स्ट बड़ा अपडेट है, जियो और एयरटेल के प्लान महंगे होने से लोग बीएसएनएल का रुख कर रहे हैं। एजीएम अजहर इमाम के अनुसार जुलाई में बीएसएनएल में सिम पोर्ट कराने वालों की संख्या 4 गुना बढ़ी है। जमशेदपुर में 1.5 लाख उपभोक्ता हैं और पूरे राज्य में जुलाई में 7,200 नए उपभोक्ता जुड़े हैं। बीएसएनएल के सस्ते प्लान्स के कारण निम्न और मध्यम वर्ग के लोग इसे पसंद कर रहे हैं। निजी कंपनियों ने जुलाई से रिचार्ज की कीमत बढ़ाई है और वहीं पतंजलि आयुर्वेद की कानूनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कपूर उत्पादों से जुड़े ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में पतंजलि पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पाया कि पतंजलि ने 30 अगस्त 2023 के आदेश का उल्लंघन कर कपूर उत्पादों की सप्लाई जारी रखी। पतंजलि ने हल्फनामा देकर माफी मांगी और आदेश का पालन करने की बात कही। कोर्ट ने 19 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है। और वहीं एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के चलते 700 कर्मचारियों की छंटनी की संभावना है। अक्टूबर तक इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। छंटनी में रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे कर्मचारी और फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। पायलट और केबिन क्रू भी प्रभावित होंगे। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और डेलॉयट को सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रदर्शन के आधार पर भी छंटनी का फैसला लिया जाएगा। और वहीं बिहार के यूट्यूबर व बीजेपी नेता मनीष कश्यप के 4 फेसबुक पेज हैक हो गए हैं। उन्होंने पटना साइबर थाने को दी शिकायत में बताया, हैकर्स ने मुझसे संपर्क कर रिकवरी के बदले $2000 मांगे। मेरे पेज को पाकिस्तानी हैकर्स द्वारा चलाया जा रहा है। बकौल मनीष, हैकर्स ने उनके पेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अश्लील पोस्ट किए। और दोस्तों, फिलहाल आगे और भी महत्वपूर्ण खबर जानने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका 1 सेकंड लगता है और हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और केंद्र सरकार कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव को 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रस्ताव भेजा है। दरअसल
आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेसिक वेतन, पेंशन, भत्तों की समीक्षा करता है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था और उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। और वहीं मॉनसून व देश में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बुधवार को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। वहीं नड्डा ने स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र सहित शीर्ष अधिकारियों से देश के सभी अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन रखने के निर्देश दिए हैं। और वहीं नेक्स्ट अपडेट है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए करीब 8 माह से ग्राहकों के आधार के जरिए ई-केवाईसी हो रहा है। प्रक्रिया के तहत डिलीवरी कर्मी ग्राहक का आधार कार्ड स्कैन कर उनके क्रेडेंशियल्स सत्यापित करते हैं और फिर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। और वहीं राजस्थान से एक अच्छा अपडेट है कि अब पेंशन भोगी व फैमिली पेंशन लेने वाले अपनी 3 महीने तक की पेंशन एडवांस में ले सकेंगे। इसे लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार एडवांस ली गई राशि को पेंशन भोगियों को अगले 3 महीने के भीतर अलग अलग किश्तों में चुकाना होगा। बकौल रिपोर्ट्स, इससे प्रदेश के करीब 4.75 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। और वहीं बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाए जाने का ऐलान कर दिया है। गौतम गंभीर इतिहास में टीम इंडिया के 25वें हेड कोच बनने जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ ने मुख्य कोच पद छोड़ दिया था। अब जुलाई महीने के अंत में शुरू होने वाली श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में गंभीर भारतीय टीम को नए कोच के तौर पर ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट बड़ी खबर है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बिहार के नालंदा से सन्नी कुमार और गया से रंजीत नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। सन्नी एक परीक्षार्थी है जबकि रंजीत एक दूसरे परीक्षार्थी का पिता है और इन दोनों पर पेपर लीक करवाने में शामिल होने का आरोप है। मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और वहीं असम में बाढ़ ने कहर मचा रखा है। इसकी वजह से अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के कहर से जानवर भी नहीं बच पाए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में 137 जंगली जानवरों की मौत हो गई है। इसमें 104 हॉक डियर, 6 गैंडे और 2 सांभर शामिल हैं, जबकि अधिकारी 99 जानवरों को बचाने में कामयाब रहे, जिसमें 2 गैंडे, 2 हाथी, 84 हॉक डियर, 3 स्वैम्प डियर और 2 सांभर शामिल हैं। और वहीं एसबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विनिवेश को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि वे अच्छी स्थिति में हैं। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार को जमा ब्याज पर टैक्स में बदलाव करना चाहिए और म्यूचुअल फंड तथा शेयर बाजारों के जैसे ही व्यवहार करना चाहिए। इससे घरेलू वित्तीय बचत और चालू खाता और बचत खाता में वृद्धि हो सकती है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। महाराष्ट्र विधान परिषद ने मुंबई के लोकल ट्रेन नेटवर्क पर 7 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव को मंगलवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। प्रस्ताव के अनुसार करी रोड स्टेशन का नाम बदलकर लाल बाग, सैंडहर्स्ट रोड का डोंगरी, मरीन लाइंस का मुंबा देवी, कॉटन ग्रीन स्टेशन का कला चौकी और चरनी रोड का नाम बदलकर गिरगांव किया जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश में सरकारी अध्यापकों की डिजिटल हाजिरी के मुद्दे को लेकर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा, यह पूर्णतया अव्यावहारिक है और इससे अध्यापकों में भागम भाग की स्थिति पैदा होगी। शिक्षकों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आदेश निरस्तीकरण हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करें। और नेक्स्ट अपडेट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की घटिया क्वालिटी वाले अपार्टमेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए ब्रिलियंट एटॉयल प्राइवेट लिमिटेड से जवाब तलब किया है। युवराज ने 2 रियल एस्टेट फर्मों पर बेहद घटिया क्वालिटी वाला अपार्टमेंट ऑफर करने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि युवराज ने 2020 में हौज खास में मकान बुक किया था। और वहीं नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद भारत नेपाल सीमा पर स्थित कोसी बैराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। इसके चलते कोसी का जलस्तर बढ़ने से
बिहार के सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को कोसी बैराज पर जल प्रवाह 3.68 लाख क्यूसेक हो गया था। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि अगर केंद्र की एनडीए सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो उसे हाथरस जैसी घटनाओं के बाद मुआवजा देने के लिए एक धार्मिक फंड बनाना चाहिए। राकेश टिकैत ने हाथरस की घटना में मारे गए लोगों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। और चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि यह काम की खबरें सभी को मिल सके। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।